अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हम 2 यूनिट इसके मुकम्मल अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो इसका यूनिट 3 है, ये है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसके जो फर्स्ट पेज पे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था एंड लॉयर, वो एक वकील भी था। उसने पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यूज़ द वर्ड मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कालिब कहते हैं। ठीक है, कब? 1858 में। फिर इस तरह इसके बारे में मज़ीद तहकीकात होती गई, इसका यूज़ होता गया। ये आपने पैराग्राफ इसलिए देख लेना है कि इसमें से ऑप्शन बन के आ सकते हैं। ये है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर अरे इन शेप में ज़ाहिर करते हैं और इसके अंदर जो हम ABC या 1 2 3 के आदाद इस्तेमाल करते हैं उनको इसका एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब जो हमने 3.1 में करना है वो है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने बताना है कि इस कॉलम में कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं। तो देखें कि ये एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, जिसको जाहिर किया गया है A से, और इसमें जो ये इस तरह से सीधी लाइन होगी ना, ठीक है, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं इसको हम, सीधी, ये हैं इसकी कतारें, रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। और जो लंबाई के लिहाज से होंगी ना, जो बिल्कुल सीधी, आप इसको परपेंडिकुलर भी समझ सकते हैं, वो होंगे उसके कॉलम। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एलिमेंट्स और एंट्रीज़, कि जो इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स, और एंट्रीज़ जो इसके अंदर इंटर होते हैं। फिर ऑर्डर और साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इसका कॉलम का मर्तबा क्या है। ठीक है, उर्दू में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कॉलम का मर्तबा कहते हैं, जिसमें हम रोज़ को M से ज़ाहिर करते हैं और कॉलम्स को N से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ रोज़ के, इसमें कतारों की तादाद कितनी है उसको M से ज़ाहिर करते हैं और कॉलमों की तादाद को N से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें, यहाँ पर ये वजाहत भी की गई है कि 3/4, ठीक है, ये कतारें इसकी 3 और कॉलम भी 3। तो इसको किस तरह लिखते हैं? M/N, M मैंने कतार, N मैंने कॉलम। ठीक है, इसको 3-4। तो इसका मतलब वो कहते हैं ये नहीं है कि 3/4 का मतलब 3 4 12, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। ये सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर ज़ाहिर करने के लिए होता है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, उसको हमने किस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये भी हम इस एक्सरसाइज में हल करेंगे। तो चलें हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स दिए गए हैं उसमें हमने नंबर ऑफ रोज यानी कि कतारों की तादाद, ठीक है, नंबर ऑफ रोज का मतलब कतारों की तादाद, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की तादाद हमने बतानी है। यानी कि ये शॉर्ट से सवाल है, लॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है A = ये मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। सॉल्व लिखेंगे एक दफ़ा दोबारा ये मैट्रिक्स लिख के। अब इसमें हम बताएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें कतारें कितनी हैं। तो देखें, एक ये है कतार, एक ये, इसके अंदर जितने भी आ जाए 0 0 फिर और 0 आ जाता चाहे, लेकिन कतार तो एक ही कहलाएगी ना। अगर हम एक कतार में 3 बच्चों को खड़ा करते हैं इस तरह, लेकिन वो कतार तो एक ही कहलाएगी चाहे उसके अंदर बच्चे 3 हैं। इसी तरह कॉलम में अगर हम ये चीज़ लिख दें 1 2 3, तो ये कॉलम एक ही कहलाएगा चाहे इसके अंदर 3 बच्चे मौजूद हैं। आगे समझ। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये 2।
अब इसके आंसर में पीछे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज इन ए, ठीक है, तो वो इस ए की बात हो रही है, ये लिखें या ना लिखें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो रोज़ भी इसके अंदर 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 3, 4, 7, एक मैट्रिक्स में दिया गया है, सॉल्व लिखेंगे, अगेन क्वेश्चन लिख के अब इसके नंबर ऑफ रोज़ 1, 2, 3, तो कितनी हो गई इसकी कतारें 3, और कॉलम कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट इसका है सवाल 8 -10 11, ठीक है, ये प्लस है, स्टार्ट में वैसे भी प्लस होता है, तो अगेन लिख लेंगे इस सवाल को 8 -10 11, तो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कितने हैं 3, ये देखिए 1, 2, 3, तो कॉलम कितने हैं 3। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो वो है D = 3 to 1 1 0 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज किया हुआ है, गालिब है। सॉल्व लिख के एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे इसको। अब इसमें हम बताएंगे नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ देखें इसके अंदर 1, 2, 3, तो कितने हो गए इसकी कतारें 3, कॉलम्स कितने हो गए 3, आगे समझ। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है 5 + 9 -2 -3 4 5, जिसके स्टार्ट में कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस होता है, ठीक है, इधर वैसे मैंने लगा है प्लस। अब ये देखें यहाँ पर सवाल को दोबारा लिख दिया 5 9 -2 -3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं हमारे पास 1 2, तो 2 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, गालिब का मर्तबा बताना, ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर है सवाल वो है A = 1 0, इसको कैसे लिखना है m/n, ठीक है, m'/m, यानी कतारें पहले लिखनी है, कतारों की तादाद, और कॉलमों की तादाद बाद में लिखनी है। तो देखें कतारें कितनी हैं 2, कॉलम कितना है 1, तो इस तरह इसको हम लिखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 4, इसमें हमने बताना है कतारें और कॉलम कितने हैं। तो देखें इसके अंदर कतार 1 है और कॉलम 2 है, तो पहले कतार 1 और फिर कॉलम 2, n से ज़ाहिर करते हैं हम कॉलम। C अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने हैं कतारें हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो हम इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे इस मैट्रिक्स का m/n 2/2, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं D = 0 3 4 5 0 9, तो इसके अंदर हम बताएंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या गालिब का मर्तबा। तो मैट्रिक्स इसके अंदर ये देखें रोज़ 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो 2/3, ठीक है, m पहले कतार पहले और कॉलम बाद में। फिर इसके अंदर देखें A रोज़ हमारे पास 3 और कॉलम्स 2, ठीक है, और इसके अंदर देखें एक ही नंबर है, तो एक ही कतार है एक ही कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1/1। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल है, बराबर हैं। तो देखें A हमें जो मैट्रिक्स दिया गया वो है 0 3 4 1, B है 9 -7, C है 2 × 3 2 - 1 2 × 2 4 - 2 4 + 4 3 + 0। देखें यहाँ पर एक बात को समझें कि जैसे यहाँ पर एक ही नंबर दिया गया 0, फिर यहाँ पर 3, इनके दरमियान कोई साइन तो नहीं है ना। जब इनके दरमियान कोई भी साइन आ जाए, मल्टीप्लाई का, माइनस का, प्लस का, ये दोनों का जो आंसर होता है वही यहाँ पे नंबर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमें ये देखना है कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम A की बात करें, मैट्रिक्स A की, तो है 0 3 4 1, तो 3 में से अगर माइनस कर देंगे 3 तो क्या आंसर आएगा 0, तो इधर भी 0 है, और ये 3 वैसे का वैसे, 3 + 4 ये 1 क्या बना 4, ठीक है, तो इधर भी 4 है, ये 1 और ये 1 सेम है, तो A और F आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं B, तो ये देखें ये 9 और -7, 5 + 4 ये क्या बनेगा 9, और ये -7 है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 माइनस होगा 7, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, B = D। अब C मैट्रिक्स को देखते हैं, ये 2 3 = 6, ठीक है, तो ये 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, तो ये 1, 2 2 = 4, 4 में से माइनस करेंगे 2, तो 2 आएगा, 4 + 4 8, 3 + 0 3 ही रहेगा।
तो C इज इक्वल टू E है, ठीक है। बस इसका इतना सा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ एक मैट्रिक्स ये दिया गया है जो कि इक्वल है इस दूसरे मैट्रिक्स के, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। इसके अंदर जो वेरिएबल दिए गए हैं A B C D, इनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे। अब देखें कि इसका जो पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, वो इसके पहले मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या है, इक्वल का साइन है। तो A प्लस 2, अब ये A के अंदर 2 प्लस तो नहीं हो सकता ना, लेकिन ये हैं दोनों एक ही प्लेस पर। देखें जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो ये पहला इसका, ये पहला इसका, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर ये है C माइनस 3, किसके इक्वल, 8 के। देखें यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर ये दूसरा, इसकी प्लेस देखें 1 2, ये 1 ये 2, तो ये इसके इक्वल हो गया। B माइनस 1 6 के इक्वल हो गया, एंड D प्लस 4 इस 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। पहले हमने इनको दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कर लेना, ठीक है। A प्लस 2 5 के, C माइनस 3 8 के, B माइनस 1 6 के और D प्लस 4 इज इक्वल टू 4 के। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम लिख लेते हैं A प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो वही इक्वेशन लिखेंगे ना जिसके अंदर A है, तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 5 में से 2 माइनस होगा 3, साइन कैपिटल वैल्यू का जो हम स्टार्ट में प्लस नहीं लगाते, तो A हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम देखें कि अब हमने फाइंड करना है B को, तो B माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, 6 के। इक्वेशन में देखें B माइनस 1 इज इक्वल टू 6, माइनस 1 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो C माइनस 3 इज इक्वल टू 8 है। इक्वेशन में माइनस 3 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 की लाइन, तो C की वैल्यू भी फाइंड होगी। और जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है D प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखेंगे D प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इस तरफ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का 4 माइनस का आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो लास्ट में हम इस तरह तरतीब से आंसर लिखेंगे कि A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू 11 एंड D इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ़ 2x प्लस 1 4 7 5, ये एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है 9 4 7 y के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने A B C D यानी 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड किया था, लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। तो एक दफ़ा हम इस सवाल को दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखें 2x प्लस 1 यहाँ से फर्स्ट है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 9 है, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये 4 4 के इक्वल है, ठीक है। 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 वैसे ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4, ये कट जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते ही नहीं, तो ना ही हमें फाइंड करने को कहा। ये 7 इधर 7 है, तो 7 इज इक्वल टू 7 है, 7 ये इस साइड वाला आ गया और ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का ये 0 हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। हमने अब ये एक लिख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और दूसरा 5 इज इक्वल टू y, ये भी 4th प्लेस पे है एलिमेंट, ये भी 4th प्लेस पे है, तो ये इसके आपस में इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें कि 1 यहाँ पे प्लस का है इस इक्वेशन में, जब ये इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 1 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके इक्वल की दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 8 आता है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 4 8, तो आंसर क्या है 4। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये तो ऑलरेडी ही फाइंड है समझ में, क्योंकि कोई भी इनके साथ कोई वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है 5 इज इक्वल टू y, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको इस तरह ले आए, तो हमने सिर्फ इसकी तरतीब चेंज की, तो हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो गया 10 के, और 2d माइनस 1 5 के इक्वल, 3d प्लस 2 11 के इक्वल, 4 इज इक्वल टू 6। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, ठीक है।
इसमें हमने 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये एकदम हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ पहले कि a प्लस बी इक्वल है 10 के इक्वेशन 1, 2d माइनस 1 5 के इक्वल है इक्वेशन 2, 3b प्लस 2 11 के इक्वल है इक्वेशन 3, 4 इक्वल है c के। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गई। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखें, अगर हम इक्वेशन 1 को इसमें देखते हैं, जैसे कि हमने पहले जो एक सवाल किया था उसके अंदर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ थी कि हम ये देखें, इसके अंदर कांस्टेंट 2 थे, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 उधर गया माइनस हो गया, यानी कि कांस्टेंट 2 थे, वेरिएबल एक था, तो वेरिएबल फाइंड हो गया। लेकिन इसमें देखें तो 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ये फाइंड नहीं हो सकता पहले। ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं करते। हम पहले फाइंड, अच्छा ये जो है 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये हम कर सकते हैं। माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 2 इधर मल्टीपल और इधर आके डिवाइड। लेकिन मैं यहाँ पे पहले b को इसलिए कह रहा हूँ ताकि b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो देखें, आप पहले इसको भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व, और इक्वेशन 3 को भी। इक्वेशन 4 तो पहले से ही आंसर में है कि c इज इक्वल टू 4, ये तो मजीद हल ये हो ही नहीं सकती। तो देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हम b की वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं। 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो 11 में से 2 इधर आया माइनस का, 11 में से 2 माइनस होगा 9, 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 9 आता है तो b इज इक्वल टू 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो अब हम b की प्लेस पर ये 3 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास b की वैल्यू है, तो ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा 10 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में से माइनस करेंगे 3 तो आंसर आएगा 7, तो अब a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम फाइंड कर लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 6 आता है, d इज इक्वल टू 3। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ c कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 4 है, और लिख के c इधर और 4 इधर लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास इन चारों का आंसर जो है वो आएगा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, 5 इज इक्वल टू 5, 11 इज इक्वल टू 11, p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, तो देखिए 5 और ये 5, जब 5 उधर जाएगा माइनस का 5 और 5 कट जाएंगे, प्लस और माइनस का 5 जैसे कि पिछले सवाल में था। ये 11 इज इक्वल टू 11, 11 जब एक उधर जाएगा, ये देखें 11 इज इक्वल टू 11 है ना, तो ये 11 इधर जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको हल करने के मेथड हैं, तो मैं पहले कर रहा हूँ लेमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम दूसरी इक्वेशन को हल करना स्टार्ट करें तो p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस 2 क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्यू, तो p इज इक्वल टू 2 क्यू आ गया, यानी कि जहाँ भी p आएगा हम 2 क्यू उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं p की। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू फॉर p इज इक्वल टू 2 क्यू इन इक्वेशन 1, हम इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है, p की प्लेस पे हम 2 क्यू को लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्यू वैसे का वैसे, 6 वैसे का वैसे। अब ये सेम हो गए क्यू एंड क्यू, इधर तो p क्यू था ना, इधर हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, अब सेम वेरिएबल हो गया। इसके स्टार्ट में 1 है, 2 प्लस 1 3 क्यू इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 का टेबल 2 तक बढ़ते हैं तो 6 आता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब हम इस क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें तो हमारे पास p का आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0, p माइनस वैसे q की प्लेस पे ये 2, इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये माइनस 4 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो p इज इक्वल टू क्या आया, 4, तो p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर आप करना चाहें, देखिए जब ये हम इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है, इक्वेशंस लिखने के बाद हम यहाँ पर देखें, अब ये p ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जिसके स्टार्ट में कोई साइन ना हो क्या होता है, प्लस। तो हम अब इनको क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस करने से नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 लिख दिया और p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दिया। क्या कर रहे हैं इनको सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज, p प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का, 0 का कोई साइन नहीं होता, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस ये कट जाएगा, प्लस 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 2q और 1q ये हो जाएगा 3q, ये 6 और ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 6 आ गया। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है 6, तो 2 आंसर आ गया। इधर देखें, अब इसमें भी तो q का आंसर 2 ही आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस q को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि 2 में भी पुट किया था, ये आंसर आया था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, तो q की प्लेस पर 2 आ गया, 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से माइनस कर देंगे 2 तो 4, इधर भी वही आंसर आ रहा है, p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 2। तो जिसको ये मेथड आसान लगता है वो ये वाला मेथड कर ले, और जिसको पहले वाला मेथड आसान लगता है जो मैंने पहले बताया तो वो कर लेंगे ये वाला, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।